एक ऐसा भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा हो। पंजाब और मिजोरम में आतंकियों के दिल दहलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पीएम मोदी तक के काफी भरोसेमंद काम करने का तरीका कुछ ऐसा कि जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। जी हां, ये पहचान है अजीत डोभाल की। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। पीएम मोदी के भरोसे ने डोभाल की सरकार में फिर से वापसी कराई और वो आज देश विदेश में सबसे चर्चित भारत देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली परिवार में हुआ। डोभाल ने प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए किया और पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद वो आईपीएस की तैयारी में जुटे और कड़ी मेहनत के बल पर 1968 में आईपीएस के लिए चुने गए। 70 वर्षीय डोभाल इंटेलिजेंस और कोवर्ट ऑपरेशन की दुनिया में लीजेंड माने जाते हैं। वर्ष 2005 में केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान उन्हें बतौर इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक पद से रिटायर किया गया। डोभाल अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार में भी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। वर्ष 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो उन्हें जनवरी 2005 में आईबी के निदेशक पद से रिटायर कर दिया गया था। 80 के दशक में जिस समय देश के नॉर्थ ईस्टी के खूबसूरत राज्यों मिजोरम में जब मिजो नेशनल फ्रंट केंद्र सरकार की नीतियों से खफा होकर देश के खिलाफ कई तरह की गतिविधियों में शामिल हुआ और इसके सदस्य अंडरग्राउंड हुए, तो डोभाल ने कूटनीतिक फैसला लेते हुए इस संगठन के आधे से ज्यादा टॉप कमांडरों को संगठन से अलग कर दिया। टॉप कमांडरों के अलग होने के बाद इस संगठन की कमर ही टूट गई। लिहाजा संगठन के नेता लाल देंगा ने शांति की अपील की और जुलाई 1986 में मिजो संगठन ने सुलह कर ली। इसी के साथ करीब 20 वर्षों से राज्यों में जो अशांति का माहौल जारी था वो डोभाल की एक पहल पर खत्म हो सका। दूसरा उदाहरण भी 80 के आखिरी दशक का है, जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। उस दौरान डोभाल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पाक एजेंट बनकर दाखिल हो गए। 1986 में जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया गया तो उसमें करीब 300 सिख आतंकियों को मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी एजेंट बनकर डोभाल ने कई अहम जानकारियां भी जुटाई। डोभाल को उनके स्वर्ण मंदिर वाले ऑपरेशन के लिए सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। साल 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के पद से रिटायर होने के बाद साल 2009 से वे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम के संगठन को चला रहे हैं। VIF मूल रूप से कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र से संबंधित है, जिसकी स्थापना 70 के दशक में आरएसएस के एकनाथ रानाडे ने की थी। 1968 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अफसर डोभाल की उपलब्धियों में से कांधार कांड एक अहम पड़ाव है, जब स्थिति से निपटने के लिए वो खुद काफी खतरनाक हालातों में पाकिस्तान गए। इसके अलावा कश्मीर में भी उन्होंने कई खूंखार आतंकवादियों को ऊपर का रास्ता दिखाया। हालांकि उनकी कुछ नीतियों की उनके सहयोगियों ने भी आलोचना की। डोभाल ने काफी खतरनाक हालातों में पाकिस्तान का दौरा किया था। ये किसी भी इंटेलिजेंस अफसर के कैरियर के लिए सबसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। कश्मीर में उन्होंने
कई खतरनाक आतंकियों जैसे कुक्के पैरे का सफाया किया। उनकी कुछ नीतियों की उनके सहयोगियों ने आलोचना भी की, लेकिन उन्हें तारीफ भी खूब मिली। उनके 37 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाने में एक अहम रोल अदा किया। हाल ही में इराक में ISIS द्वारा 46 भारतीय नर्सों को बंधक बनाए जाने पर पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को सीक्रेट मिशन पर इराक भेजा। डोभाल एक बार फिर कामयाब रहे और सभी 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी करवाने में कामयाब रहे। चीन के साथ बढ़ रही गलबहियों और सीमा पर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना अजीत डोभाल की ही रणनीति मानी जाती है। अजीत डोभाल ने ही म्यांमार ऑपरेशन की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। अजीत डोभाल ने हाल ही में रॉ और DGMI से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिमी एशिया में संचालित आतंकी संगठनों की सूची मांगी थी। उसी दौरान ये बात सामने आई कि डोभाल का पहला लक्ष्य दाऊद इब्राहिम को भारत लाना है, क्योंकि दाऊद कराची में बैठकर भारत में आतंकी संगठनों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहा था। लिहाजा डोभाल ने देश के सभी NGO की फंडिंग पर रोक लगा दी। नेपाल बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर सख्ती के बाद जब ISI ने श्रीलंका के रास्ते अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की तो डोभाल ने इस पर भी कड़ा चेक लगा दिया। 17 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद G20 समिट में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में अजीत डोभाल के कहने पर ही बदलाव किए गए। ऐसा दूसरी बार हुआ जब डोभाल को पीएम की ब्रिटेन और तुर्की यात्रा के लिए प्लान बदलना पड़ा। पेरिस हमले से पहले 10 अक्टूबर को अंकारा में ब्लास्ट के बाद भी नरेंद्र मोदी का सिक्योरिटी प्लान बदला गया था। उस धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। खबरों की माने तो डोभाल ने तुर्की की राजधानी अंकारा और अंताल्या शहरों में पीएम की सिक्योरिटी पुख्ता करने के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 के एजेंट्स की मदद ली। इसके अलावा किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होने पर पीएम मोदी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि पेरिस हमले में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद बाल बच्चे थे। पाकिस्तान में तो डोभाल का आलम यह है कि पाकिस्तान के चैनलों पर चलने वाली बहसों में पाकिस्तानी एक्सपर्ट, राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञों ने इस बात को माना कि डोभाल का मुकाबला पाकिस्तानी NSA सरताज अजीज नहीं कर सकते। यहां तक कि पाकिस्तानी पत्रकार अपनी सरकार को अजीत डोभाल से संभल कर नीति बनाने की सलाह तक देने पर मजबूर हुए। पाकिस्तानी चैनलों पर अजीत डोभाल की उपलब्धियों को दिखाया और बताया जा रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही कि अजीत डोभाल की पूरी सुरक्षा नीति पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ है। इसीलिए डोभाल से पाकिस्तान को संभल कर रहना जरूरी है। NSA वार्ता से पहले पाकिस्तान के चैनलों पर अजीत डोभाल के पुराने भाषणों को दिखाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि डोभाल पूर्व के NSA से अलग एक आक्रामक सुरक्षा सलाहकार हैं जो निर्णायक फैसले लेने में यकीन रखते हैं। हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड का अगर दुश्मन देशों में इतना खौफ है तो एक बात तो साफ है कि जब पीएम मोदी के मिस्टर भरोसेमंद के हाथ में देश की सुरक्षा की कमान है तब तक पूरा हिंदुस्तान महफूज है। Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years, wow. Yeah, I lived. Sir, any such incident of Dharma Sankat, like you had to make some decision, either this or that. मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है
औलिया की एक मज़ार है जिस पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने लगे, उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा देखो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर जाके मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए, मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं। ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन बड़ी मेरे को वो लगी। कभी मेरी में इच्छा भी होती थी कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता या हो सकता, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो ऐसा था। For more videos, subscribe, follow and like.